एंड डिविजिबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं सबसे पहले ये देख लेते हैं, देन डिविजिबिलिटी के हवाले से भी डिस्कस करते हैं कि डिविजिबिलिटी क्या होती है। तो इंटीजर्स के हवाले से नो डाउट आपको पता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। वो नंबर्स जो होल नंबर्स होते हैं वो आपके पास इंटीजर्स कहलाते हैं। जैसे आपके पास 0 एक इंटीजर है, 1 एक इंटीजर है, 2 एक इंटीजर, और इसी तरह से आपकी जो इस तरफ नंबर लाइन है ये सारी की सारी इंटीजर है। इसी तरह से अगर आप देखते हैं -1, -2 और इस तरफ वाली सारी नंबर लाइन, ये भी सब के सब आपके पास इंटीजर्स हैं। अगर आप ये देखें कि आपके पास 0.27 या कोई भी पॉइंट वाला नंबर होता है या 10 पॉइंट या 100 पॉइंट, तो ये आपके पास इंटीजर्स नहीं है। ठीक है क्लास, ये आपके पास इंटीजर्स नहीं है। इंटीजर होने के लिए क्या ज़रूरी है कि वो नंबर के साथ कोई पॉइंट ना आए। ये आपके पास एक रियल नंबर है, ये एक इंटीजर नहीं है। अब इंटीजर्स एंड डिवीजन का आपस में क्या ताल्लुक है, अगर आप देखना शुरू करें तो क्या 12 जो है वो डिविजिबल बाय 3 है, तो आप कहते हैं यस। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आंसर जो आता है वो आता है 4 एक इंटीजर। ठीक है, अगर आपके पास आंसर एक इंटीजर ना आए तो वो उसका मतलब है कि ये डिविजिबल नहीं है। इसी तरह से अगर आप देखना शुरू करें, लेट्स से 11 डिवाइड बाय 2, क्या ये आपके पास डिविजिबिलिटी एग्जिस्ट करती है? कहते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि पास आपके पास आंसर आएगा 5.5, दैट इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, तो डिवीजन और इंटीजर्स आपके पास काफी रिलेट करते हैं। अब अगली जो चीज हमने सीखनी है वो ये सीखनी है कि व्हाट इज द एक्चुअली द सिंबल ऑफ डिवीजन। तो सिंबल ऑफ डिवीजन जो है वो इस तरह से है, एक सीधी लाइन है आपके पास। अगर मैं 12 इज डिविजिबल बाय 3 लिखना चाहती हूँ तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, 3 पहले लिखा जाएगा और 12 बाद में लिखा जाएगा। इसका मतलब है कि 12 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, और अगर आप इस तरह से लिखना चाहते हैं कि ये डिविजिबल नहीं है तो आप इस तरह से लिखेंगे जी कि 2 इज नॉट डिविजिबल टू 11। तो आपने डिविजिबल का साइन लगाया और उसको ऊपर से क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा डिवीजन सिंबल है। डिवीजन का सिंबल आपके पास इस तरह से है, ये एक सीधी लाइन के अंदर डिनोट हो रहा है जो ये दिखा रहा है कि ए डिवाइड करता है बी को, और अगर ए बी को डिवाइड नहीं करता तो उसी लाइन के ऊपर एक स्लैश है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक सी चीज़ थी। अगर आप नेक्स्ट देखें तो डिवीजन के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं जिनके हवाले से आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो ये कह रहे हैं कि अगर एक नंबर है बी जो ए से डिविजिबल है और इसी तरह से सी है जो ए से डिविजिबल है, तो आप बी और सी को ऐड करें तब भी वो ए से डिविजिबल रहेंगे। जैसे आपके सामने एग्जांपल लिखी है, अगर 6 3 से डिविजिबल है यस, 9 3 से डिविजिबल है यस, वो कहते हैं आप इनको ऐड कर लें। वो कहते हैं 6 + 9 करें और फिर चेक करें क्या वो 3 से डिविजिबल हैं। यस, 6 + 9 होते हैं 15, 15 इज डिविजिबल बाय 3। तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है आपके पास डिविजिबिलिटी की। इसी तरह से वो कहते हैं कि अगर आपके पास कोई फैक्टर है, लेट्स से यही 6/3 ले लेते हैं हम, वो कहते हैं ये आपस में डिवाइड होता है। आप 6 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, लेट्स से 13 से कर लें, 11 से कर लें, तो आपका जो रिजल्टेंट होगा वो भी स्टिल डिविजिबल बाय 3 होगा। तो 6 × 13 होता है आपके पास 78। 78 क्या डिविजिबल बाय 3 है? चलिए जी चेक करते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल डिविजिबल बाय 3 है क्योंकि इसका आंसर आता है 26। तो ये आपकी सेकंड वाले प्रॉपर्टी ये एक्सप्लेन कर रही है। वो कहती है कि अगर आपके पास एक फैक्टर है, एक पेयर है जो आपस में डिवाइड होता है, तो आप उस पेयर को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें ये स्टिल डिविजिबल रहेगा। ठीक है, इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी है, वो ये कहती है कि अगर एक नंबर है बी वो ए से डिविजिबल है, जैसे यहाँ पर है 8 डिविजिबल है बाय है 4 से। इसी तरह से एक और फैक्टर है और सी डिविजिबल बाय बी है, यानी आपके पास 24 डिविजिबल बाय 8 है, यहाँ पे कुछ मैचिंग है। तो वो ये कहते हैं कि आपके पास 24 भी जो है वो डिविजिबल बाय 4 होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही आपस में कट हो जाएंगे और फिर आपस में इन्हीं की डिविजिबिलिटी जो है वो बच जाएगी। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है हमारे पास डिविजिबिलिटी की। अगर आप मजीद देखना शुरू करते हैं तो आपके पास एक डिवीजन एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है। डिवीजन एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है? डिवीजन एल्गोरिथम में आपके पास ये इक्वेशन एक लिस्टेड है, ये है a = dq + r। अब मैं इस इक्वेशन की तरह आपको लिख के दिखाऊं तो मैं अगर लेट्स से 5 इज डिविजिबल बाय 17 को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 17 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 5 3 15 और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2। ये वही कॉमन चीज़ें जो आप बहुत बार पहले पढ़ चुके हैं। तो ये चीज़ जो होती है ये आपके पास डिवाइजर होता है,
ये जो चीज यहाँ पे अंदर लिखी होती है ये डिविडेंड ये ए कहलाता है, ये कोशेंट क्यू कहलाता है और ये आपका जो रिमाइंडर है ये आर कहलाता है। और आप इसको अगर डिवीजन एल्गोरिथम की इक्वेशन में लिखना शुरू करें तो ये आएगा ए इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में। ए सबको अगर मैं प्लेस करूं तो ए है मेरे पास 17, डी है मेरे पास 5, क्यू है मेरे पास 3 और आर है मेरे पास 2। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व भी करें तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, 5 3 15, 15 प्लस 2 17। ठीक है। डी और क्यू और आर निकालने का एक और तरीका भी है। क्यू आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि आप डिवाइड करें और उसका ले लें फ्लोर, और आर आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोड। तो अगर मैं निकालना शुरू करूं तो ये कुछ इस तरह से निकलेगा। मैं आपको डायरेक्टली कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ ताकि आप थोड़ा सा बेहतर विजिबिलिटी के साथ इसको देख सकें कि क्या सिनेरियो है। तो क्लास यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको ये कैलकुलेटर विजिबल है। यहाँ से आप जाएं साइंटिफिक वाले के अंदर। आई गेस इसके अंदर ये फंक्शनैलिटी है या नहीं, बस एक मिनट दे जरा मैं देखूं। इस वाले के अंदर नहीं, बल्कि है। मोड आप निकाल सकते हैं इसकी मदद से। ये देखें ये मोड का फंक्शन लिखा हुआ है। तो अगर आप निकालना चाहते हैं जो अभी हम सॉल्व कर रहे थे, आप निकालना चाह रहे हैं जी 17 मोड 5, तो आप इसके अंदर निकाल सकते हैं। आप यहाँ से जाएं और यहाँ से क्लिक करें 17, यहाँ से जाएं मोड और आप निकालना है 17 मोड 5, तो आप इक्वल करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा जो कि क्या है 2। ठीक है। तो यहाँ से इसकी मदद से आप इसका आर फाइंड आउट कर सकते हैं। और आर कैसे फाइंड आउट होगा? आर फाइंड आउट करने के लिए आप ये निकालना चाह रहे हैं 17 और 5 के अगेंस्ट इक्वेशन, तो आर आपको मिल जाएगा 17 मोड 5 से। और मैंने आपको कैलकुलेट करके भी दिखाया है कि उसका आंसर क्या आता है आपके पास। उसका आंसर आता है आपके पास 2। अब रही बात क्यू की, क्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो क्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने अपना 17 को डिवाइड करना है 5 से और फिर ले लेना है इसका फ्लोर। फ्लोर लेना भी मैंने आपको सिखाया था। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो चलें जी, 17 इज डिवाइडेड बाय 5, ये आपके पास आंसर आ रहा है 3.4। ठीक है। तो आपके पास है 3.4 और इसका लेना है आपने फ्लोर। तो जब आप इसका फ्लोर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3। ठीक है जी क्लास। तो ये हमारे पास इस तरह से सॉल्व हो रहा है। आर कैसे निकाल सकते हैं और क्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये चीज़ें हमारे पास आ गई। अब अगर आप इस इक्वेशन में लिखना चाह रहे हैं जो कि है ए इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, तो ए आपके पास ऑलरेडी गिवन है जो कि है 17, डी आपके पास पहले ही गिवन है जो है 5, और बाकी दोनों चीज़ें जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं। तो वापस आप इक्वेशन लिख सकते हैं जो बन जाएगी 17 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 2। तो ये हमारा तरीका है आपकी इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम लिस्ट करने का। ठीक है जी क्लास। अगर आप इसी तरह से कुछ और चीज़ें देखने की तरफ जाएं, और जो अगली चीज़ हमने देखनी है वो ये देखनी है कि हम नेगेटिव नंबर्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्विकली देख लेते हैं। अगर आपको ये कहा जाए कि आप -11 को डिवाइड करें 3 से और मुझे इसका आंसर बताएं इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, डिवीजन एल्गोरिथम की इक्वेशन से, तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो नॉर्मली जो इसमें मिस्टेक की जाती है वो मैं आपको बता देती हूँ। बल्कि आप पहले मुझे आंसर बताएं फिर मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज़ द राइट आंसर। जी क्लास, क्या है इसका आंसर? जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर आ रहा है?
तो अगर आप यहाँ पर देखें क्लास, तो यहाँ पर आप नॉर्मली इस तरह से सॉल्व करते हैं कि आप 3 को -3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पे लिख देते हैं -9 और जिसकी बेसिस पर आपके पास -2 आ जाता। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास -2 आप नहीं लिख सकते क्योंकि रिमाइंडर हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, पहली मिस्टेक। दूसरा यहाँ पर जो मसला है वो ये है कि -9 -11 के नीचे आप नहीं लिख सकते क्योंकि -9 जो है वो छोटा है -11 से। तो ये दो मिस्टेक्स हैं जिसकी बेसिस पर ये चीज़ गलत है। तो इसका सही पार्ट क्या है? इसका सही पार्ट है कि अगर आप -11 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो आप इस तरह से करें कि यहाँ आ जाएगा आपके पास -3, यहाँ आ जाएगा आपके पास 3, आप इसको मल्टीप्लाई करें विद -4 तो आपके पास आ जाएगा -12। अब आप इसको करें माइनस, माइनस करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 1, ठीक है, +1। अब हमारा रिमाइंडर ग्रेटर देन 0 है, यस ये करेक्ट है। अगर आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखें जो कि है a = dq + r, तो वो आपके पास क्या बनेगी, a है आपके पास -11 = 3 × -4 + 1। अगर आप इसको सॉल्व भी करें तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, 3 × 4 -12 + 1 -11, ठीक है। तो आप इस तरह से अपने नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पर अगर आप आगे स्लाइड में चलते हैं तो आपको दिखेगा कि व्हाट इज द कॉमन मिस्टेक एंड व्हाट इज द राइट सोल्यूशन। अगली जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं अबाउट कॉन्ग्रुएंस। आपके पास दो नंबर जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दो नंबर्स के कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या है, पहले हम ये सीखते हैं और फिर हम कॉन्ग्रुएंट होने की एप्लीकेशन के हवाले से बात करते हैं कि व्हाई कॉन्ग्रुएंस। तो अगर आप देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास दो नंबर हैं, लेट्स से मैं लेती हूँ जी, लेट्स से 21 mod 2, ठीक है, अगर मैं ये निकालूं और साथ में मैं निकालूं लेट्स से 19 mod 2, अगर इन दोनों नंबर्स का विद 2 मोड जो है वो सिमिलर आए तो मैं ये कहूंगी कि ये दोनों नंबर्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं 2 के। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आपने क्या करना है, आपने निकालना है 21 का mod 2। अगर आप डायरेक्टली निकालना चाहें तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, 2 10s are 20 और ये आपके पास 1 रिमाइंडर बच गया जो कि इस केस में आपका मोड है। मोड क्या होता है, एक्चुअली में आपका रिमाइंडर ही होता है। इसी तरह से अगर आप 19 मोड 2 निकालते हैं तो 19 2 2 8 2 9s are 18, यहाँ पर आ गया आपके पास 1, यहाँ पर भी मोड क्या आया है 1। ये दोनों नंबर्स का मोड विद द सेम नंबर आपके पास सिमिलर आया है, इसलिए ये दोनों कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो आप इसको इस तरह से स्टेट कर सकते हैं, 21 इज कॉन्ग्रुएंट टू 19 मोड 2। तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये दो नंबर जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट चेक करने का पहला तरीका जो है वो मैंने आपके सामने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। अगला तरीका क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपके पास जो ये दोनों नंबर लिस्टेड हैं, बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर माइनस करें, यानी आप करें 21 - 19। इनका जो आंसर होना चाहिए वो डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। अगर वो डिविजिबल बाय 2 है तो आप कहेंगे जी यस कॉन्ग्रुएंट। तो अगर आप 21 - 19 करते हैं तो आ जाएगा आपके पास 2। 2 इज डिविजिबल बाय 2, यस, आंसर आता है 1। तो आप कहेंगे जी यस ये कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉन्ग्रुएंट चेक करना देखिए कितना आसान है। तो ये वाली टेक्निक के अंदर आपने जाना ही नहीं है कि हर एक का अलग अलग मोड निकालें। आप क्या करें, आप बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस करें और चेक कर लें कि क्या वो इससे डिविजिबल है। अगर यस तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। चले आप मुझे चेक करके बताएं, लेट्स से क्या 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 25 मोड 5 जी क्लास। क्या ये दो पेयर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। और साथ में मुझे बताएं कि लेट्स से 26 इज कॉन्ग्रुएंट टू 16 मोड 5 जी क्लास। तो बताएं क्या 1 कॉन्ग्रुएंट है और क्या 2 कॉन्ग्रुएंट है या नहीं जी क्लास। क्विकली आंसर्स दे दें ताकि हम जो है चीज़ें क्विकली देख सकेंगे क्या सिनेरियो है हमारे पास। चलें जी, वेरी गुड, मेरे पास 3 लोगों के आंसर आ गए हैं जी क्लास। बाकी सब भी जल्दी से रिस्पांस भेजें ताकि हम जो है वो क्विकली देख सकेंगे क्या सिनेरियो है हमारे पास। तो अगर आप इसको देखना चाहें तो ये कुछ इस तरह का सिनेरियो है कि अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो आपने बिगर वैल्यू में से छोटी वैल्यू वाली वैल्यू माइनस करनी है। तो इट्स लाइक 25 - 17 क्या डिविजिबल बाय 5 है। तो अगर आप 25 - 17 करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 25 - 17 का 8, और 8 डिविजिबल बाय 5 नहीं है।
तो इसका आंसर जो है वो नो है, नॉट कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, अगर आप इससे नीचे वाली वैल्यू देखें तो इट्स लाइक 26 माइनस 16 डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। 26 माइनस 16 होता है आपके पास 10, 10 डिविजिबल बाय 5 है, यस, तो ये कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा किसी प्रोसीजर से चेक करना शुरू करें तो वो सीधा सीधा तरीका ये है। अगर मैं फर्स्ट को चेक करूं तो ये होगा, आप निकालें 17 मोड 5 और इस तरह से आप निकालें 24 मोड 5। ठीक है, 25 मोड 5 जो होगा वो आपके पास होगा 0। ठीक है, क्योंकि 25 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5, 5 5 25, आंसर आ गया 0, तो ये यहाँ से आपके पास 0 आ गया। इसी तरह से 17 मोड 5 अगर आप निकालते हैं तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 5 3 15 और ये आ जाएगा आपके पास 2। आप यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों का मोड सिमिलर नहीं है, तो ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। और अगर आप ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि ये कॉन्ग्रेंट नहीं है तो आप इसके ऊपर एक स्लैश की लगा सकते हैं जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। और यहाँ पर हमने वो स्लैश नहीं लगाई जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कॉन्ग्रेंट है। ठीक है जी क्लास, यहाँ पर अगर आपका कोई सवाल हो तो पहले पूछ लें। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स करवाती हूँ जो आपको ये बताएंगे कि मोड कैसे कैलकुलेट होता है। चलिए जी क्लास, अगर मैं निकालना चाहती हूँ 25 मोड 2, तो आपने मुझे आंसर बताते जाने हैं, तो ये क्विकली आपकी एक छोटी सी एग्जांपल हो जाएगी। अगर मैं निकालना चाहती हूँ 1 मोड 2, अगर मैंने निकालना चाहती हूँ 7 मोड 9, ठीक है, इसी तरह से अगर मैं निकालना चाहती हूँ 25 मोड 5, तो इन सब के क्या आंसर होंगे मैं आपको ये क्विकली गाइड कर देती हूँ ताकि जब भी आप मोड निकालें तो आप बेहतर तरीके से विदाउट कैलकुलेटर इसको कैलकुलेट कर सकें। जी क्लास, तो मुझे एक क्विक गो में आंसर भेजें कि क्या आंसर आ रहे हैं सभी के, एक ही बार चैट में भेजने हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हर एक का मोड जो है वो क्या है और कैसे आप क्विक गो में निकाल सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, तो अगर आप यहाँ देखना शुरू करें तो ये कुछ इस तरह से सिनेरियो होगा कि अगर आप 25 मोड 2 निकालते हैं तो ये अगर आप डायरेक्टली निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 2 12 जार 24 और ये आ जाएगा आपके पास आंसर 1। और अगर आप डायरेक्टली भी देखें तो ये एक ऑड नंबर, इवन नंबर नहीं है, तो इसका आंसर तो 1 ही आने वाला है। ठीक है, अब बात रही यहाँ पर, जबकि हमारे पास यहाँ जो नंबर लिस्टेड है वो छोटा है। अब इस केस में क्या करेंगे, तो ये अगर मैं आपको ग्राफिकली दिखाऊं तो ये सिनेरियो है। अब आप चाहे कुछ भी कर लें, इसको मजीद सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस केस में जबकि आपका नंबर छोटा होगा तो मोड के अंदर यही नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पर लिस्टेड नंबर इस वाले नंबर से छोटा है तो मोड एग्जैक्टली यही नंबर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप थर्ड में देखें तो यहाँ पर भी यही सेम सिनेरियो है, यहाँ 7 है और यहाँ 9 है, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही 7 आपका मोड है। अगर आप लास्ट वाले सवाल में देखें तो 25 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 5, तो यहाँ पर आपका मोड जो है वो 0 आ जाएगा। अगर आप इवन सॉल्व करके भी देखें तो 5 5 25, रिमाइंडर क्या आया है 0, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली इसमें जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि जब हमारे पास नंबर जो है वो आपके गिवन नंबर से छोटा हो जाएगा तब मोड कैसे कैलकुलेट होगा, तब उस केस में मोड जो है वो एग्जैक्टली वही नंबर होता है। अब अगर आप देखना शुरू करें कि कॉन्ग्रेंस की एक्चुअली में एप्लीकेशंस क्या हैं, तो आपके पास नंबर थ्योरी, या अगर आप देखना शुरू करें क्रिप्टोग्राफी के अंदर आपका सारा नंबर्स का प्ले होता है। ठीक है, आप चाहते हैं कि आप ऐसे नंबर के अंदर अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट करें जो बहुत जल्दी जो है वो कन्वर्ट ना किया जा सकते या बहुत जल्दी डीक्रिप्ट ना किया जा सके, वहाँ पर ये कॉन्ग्रेंस अपना रोल प्ले करती है और वहाँ पर ही ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। तो यही वो सारी एग्जांपल्स हैं जो मैंने अभी आपको करवाई हैं, जहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या ये आपका गिवन पेयर कॉन्ग्रेंट है या नहीं। चलिए जी क्लास, ये एक आंसर मुझे बताएं और यहाँ पर ही हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो क्या कहते हैं कि क्या 46 कॉन्ग्रेंट है 68 मॉडुलस 11 के? जी क्लास, कोई गो में आंसर्स भेजें जल्दी से चार्ट के अंदर। जी स्टूडेंट्स, चलो जी गुड, तो मेरे पास कुछ आंसर्स तो आ चुके हैं लेकिन मिक्स ही है, कुछ यस कह रहे हैं और कुछ नो कह रहे हैं। तो अगर क्लास आप इस वाले पेयर को देखें तो क्या करना है, बिगर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस करनी है जो कि क्या हो जाएगी 68 माइनस 46। आपका जो आंसर होना चाहिए
वो डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। ठीक है, 68 माइनस 46 आता है आपके पास 22। क्या 22 11 से डिविजिबल है? यस, आंसर आता है 2। तो आप कहेंगे जी यस कॉन्ग्रेंट हैं। ठीक है जी, क्लास कैसे चेक करते हैं सकते हैं, मैंने आपको ये समझाया है। बड़ी वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस करें, अगर डिविजिबल है तो आप कहें यस आपके पास ये कॉन्ग्रेंट है, और इसी तरह से नो तो फिर बताएं वजह। आपके पास ये एक थ्योरम है, ये थ्योरम ये स्टेट करता है कि अगर आपके पास दो डिफरेंट पेयर्स हैं जो आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, तो आप चाहे उनको प्लस कर दें या चाहे मल्टीप्लाई कर दें, आपका जो रिजल्टेंट होगा वो भी कॉन्ग्रेंट होगा। अगर मैं इन्हीं पेयर्स को लेके चलूं तो ये कुछ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक पेयर है 7 इज कॉन्ग्रेंट टू 2 mod 5, ठीक है, और इसी तरह से अगर आप एक और पेयर देखें जैसे 11 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 mod 5, अब वो कह रहे हैं कि ये दो पेयर्स हैं जो हमारे पास कॉन्ग्रेंट है। आप चेक भी कर सकते हैं, 7 माइनस 2 5, 5 इज डिविजिबल बाय 5, यस ये कॉन्ग्रेंट पेयर है। 11 माइनस 1 होता है आपके पास 10, 10 इज डिविजिबल बाय 5, यस ये दोनों पेयर्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। तो ये थ्योरम क्या स्टेट करता है? ये थ्योरम ये कहता है कि आप चाहे इनको ऐड कर लें, यानी आप एक नई चीज बना लें इन दो की मदद से। 11 माइनस 7 18, कॉन्ग्रेंट टू 2 प्लस 1 3 मोड 5। अगर आप अब भी इसको कैलकुलेट करेंगे तब भी ये कॉन्ग्रेंट होगा। अगर आप चेक भी करें तो 18 माइनस 3 होता है आपके पास 15, 15 कॉन्ग्रेंट इज डिविजिबल बाय 5, यस ठीक है। इसी तरह से वो कहते हैं चाहे आप कर लें इनको मल्टीप्लाई, अगर आप मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आ जाएगा 77, इधर आ जाएगा आपके पास 2, और यहाँ पर आपके पास मोड 5 ही रहेगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई और प्लस नहीं कर रहे, ठीक है। अगर आप इवन इस वाली लाइन को भी देखें जो कि बन जाएगी 77 माइनस 2 इज डिविजिबल बाय 5, तो ये आपके पास यस ही होगा। 77 में से 2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 75, 75 इज डिविजिबल बाय 5, यस ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सक रहे हैं कि ये थ्योरम ये एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर आपके पास दो डिफरेंट पेयर्स हैं जो कि विद द सेम नंबर कॉन्ग्रेंट हैं, तो चाहे आप उनको ऐड करें या चाहे उनको मल्टीप्लाई करें, जो आपका रिजल्टेंट होगा वो भी कॉन्ग्रेंट ही होगा। ठीक है जी क्लास, ये आपका थ्योरम जो है ये थ्योरम 5 है। इसी तरह से ये वही करोलरी एक्सप्लेन है जो अभी मैंने आपको अभी अभी करवाया कि आप उनको मल्टीप्लाई करें या ऐड करें, वो दोनों जो है वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। इसी तरह से आपके पास एक और तरह के नंबर्स हैं जिसे हम कहते हैं सूडो रैंडम नंबर्स। सूडो रैंडम नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, और फिर ये जनरेट कैसे होते हैं आपको फिर ये पता होना चाहिए। तो क्लास सूडो रैंडम नंबर्स हमारे पास ऐसे रैंडम नंबर्स होते हैं जो आफ्टर सम टाइम अपना पैटर्न रिपीट करते हैं, ठीक है, जो आफ्टर सम टाइम रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। तो हैं तो ये रैंडम नंबर्स ही, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये सेम सेम तरह के नंबर्स दोबारा दोबारा जनरेट करना शुरू हो जाते हैं। सूडो रैंडम नंबर्स जनरेट कैसे किए जाते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो ये क्लास आपके पास एक इक्वेशन लिस्टेड है। आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर ये जो इसके अंदर फर्स्ट वाली चीजें यानी x0 a c और m, ये आप एक ही बार फिक्स्ड कर लें। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मैंने आपको बता दिया m 9 है, a 7 है, c 4 है और x0 3 है। आप इसी सेम की बेसिस पर आप अपने हर आगे आने वाला सूडो रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। लेट्स से अगर आप x1 जनरेट करना चाह रहे हैं तो आप इसके अंदर पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन के अंदर। तो ये आपके पास इक्वेशन पहली क्या बनेगी, इक्वेशन बन जाएगी, अगर मैं इन जर्नल इक्वेशन लिखती हूँ तो वो बन जाएगी आपके पास a है आपके पास 7, तो ये बन जाएगी 7xn प्लस c है आपके पास 4, ये लिस्टेड है, मोड m है आपके पास 9, ठीक है। तो इनिशियली आपके पास ये इक्वेशन है। अगर आप x1 निकालना चाह रहे हैं तो आप n पुट करेंगे 0, तो यहाँ पर आ जाएगा x0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7 इंटू x0 प्लस 4 मोड 9, ठीक है। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 7 इंटू x0 की वैल्यू आपको गिवन है जो कि है 3, ठीक है, प्लस 4 और इसका मोड लेना है आपने 9 से। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो x1 आपके पास क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा 7 3 इंटू 3 आपके पास है 7 3 21, और ये आपके पास आ जाएगा प्लस 4 25, ठीक है। अब आप लें 25 मोड 9, तो अगर आप लेना शुरू करें तो ये आपके पास इधर आ जाएगा जी 25, इधर है 9, और तो ये आ जाएगा 9 2 18
और यहाँ पर अगर आप माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 6, बल्कि 6 नहीं 7। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो x1 आ रहा है हमारे पास, तो x1 क्या आ रहा है, x1 आ रहा है 7। तो अगर आप देखना शुरू करें तो यहाँ पर भी हमारी यही वैल्यू लिस्टेड है जो हमने अभी अभी कैलकुलेट की है 7। ठीक है जी क्लास, चलें आप मुझे बताएं x10 की वैल्यू जो है वो क्या आएगी। यहाँ पे x9 की वैल्यू आपके सामने लिस्टेड है, आपने निकालनी है x10 की वैल्यू। जी क्लास, जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बताएं कि क्या आ रही है x10 की वैल्यू। तो मैं ये एक्स्ट्रा पार्ट रेज करती हूँ ताकि मैं आपको x10 भी कैलकुलेट करके सिखा सकूँ। तो क्लास अगर आप x10 निकालना चाहेंगे तो आप n पुट करेंगे, n पुट करेंगे 9। ठीक है, अगर आप x10 पुट निकालना चाहें तो n पुट करेंगे 9। अगर आप यहाँ पे 9 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा x9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7 इंटू x9 प्लस 4 मोड 9। ठीक है जी क्लास, अगर आप x10 निकालना शुरू करेंगे तो ये बन जाएगा x10 इज इक्वल्स टू 7 इंटू x9, x9 की वैल्यू क्या है 3। ठीक है जी, प्लस 4 मोड 9 निकालें इसका, 7 इंटू 3 बन जाएगा आपके पास 21 प्लस 4 आपके पास बन जाएगा 25। मोड 9 निकालें जी, इसका मोड 9 निकालेंगे तो आपके पास वापस से 7 आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सूडो रैंडम नंबर्स हैं, ये आफ्टर सम टाइम अपना पैटर्न रिपीट करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि x10 आपके पास क्या आया है, x10 आपके पास आया है 7। इसका मतलब है देयर इज अ हाई चांस कि x11 8 होगा, फिर 6 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। ठीक है, तो ये एक पैटर्न आया, पहले एक रैंडम नंबर्स आया और फिर वो रैंडम नंबर की सीरीज जो है वो रिपीट होना शुरू हो गई। तो ये हमारे पास सूडो रैंडम नंबर्स इस तरह से काम करते हैं। तो वो स्टूडेंट जिनका प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है और जिनकी प्रोग्रामिंग अच्छी है, मैं उनसे ये कहूँगी कि वो इसको इम्प्लीमेंट करें और आप एटलीस्ट 100 सूडो रैंडम नंबर जनरेट करें। ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा देख सकें कि एक्चुअली में ये सूडो रैंडम नंबर्स का एल्गोरिथम जो है वो किस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्राइम नंबर्स एंड इक्वल प्राइम नंबर्स हैं, जीसीडी है और आपका इक्विलिडियन एल्गोरिथम है जो हम एक पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप देखें प्राइम नंबर क्या होते हैं, नो डाउट आपको पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होते हैं वो नंबर कहलाते हैं प्राइम, यानी जो सिर्फ अपने आप से या फिर 1 से डिविजिबल होते हैं। जैसे 7 एक प्राइम नंबर है, जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, जैसे 3 एक प्राइम नंबर है, जैसे 5 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये नंबर कहलाते हैं प्राइम नंबर। वो नंबर जो प्राइम नहीं होते वो कहलाते हैं कॉम्पोजिट नंबर। जैसे 9 एक कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि अगर आप देखें तो आप 9 को ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 9, लेकिन इनमें से किसी भी नंबर को आप ऐसे नहीं लिख सकते एक्सेप्ट द 1। जैसे अगर आप 5 को लिखना चाहें तो आप इसका ये फैक्टर बना सकते हैं, इसके अलावा कोई और फैक्टर जो है वो नहीं बन सकता। तो वो नंबर जो प्राइम नहीं होते वो कॉम्पोजिट कहलाते हैं। ठीक है जी क्लास, इसी तरह से हम अपने किसी भी नंबर को विद द हेल्प ऑफ प्राइम को लिखना चाहें तो 100 को आप कैसे लिख सकते हैं जी, 100 को आप प्राइम फैक्टर्स में कुछ इस तरह के सिनेरियो में लिख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास आ गया 100 और आप इसको करेंगे प्राइम फैक्टर विद द मिनिमम प्राइम नंबर्स। तो हम 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने जा रहे हैं। ये नोट, ये चीज़ वही है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, बस एक रिकॉल है ताकि आप ये देख सकेंगे हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो अब अगर आप 100 को प्राइम फैक्टर करते हैं तो टेक्निक एक छोटी सी और वो ये है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करें। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करें। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, तो 2 से स्टार्ट करें तो ये आ जाएगा 2 5 10 0। ठीक है, इसी तरह से आ जाएगा 2 25। अब ये मजीद 2 से सॉल्व नहीं हो सकता, फिर 3 पे चेक करें, 3 पे भी नहीं होता, 5 पे होता है। तो 5 5 25 एंड 5 1 5। तो ये आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ऐसा नहीं करना कि डायरेक्टली 10 से कर देना है। ठीक है, तो सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे तभी वो इसकी करेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। तो ये है 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए जी क्लास, आप मुझे बताएं 124 की प्राइम फैक्टराइजेशन। जी क्लास,
124 की प्राइम फैक्टराइजेशन मुझे बताएं क्या आ रही है आपके पास। जी क्लास। चलिए जी, वेरी गुड, मुझे एक आंसर मिल चुका है। मैं अगर आपको क्विकली सॉल्व करवा दूं क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 3 ज़ा 12, 1 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, यहाँ तक हम आ गए। अब आपको ये पता चाहिए कि क्या 31 किसी टेबल में आता है या नहीं। तो इसको चेक करने का मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बता देती हूँ, ठीक है। अब पहला तरीका क्या है कि अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि क्या 31 किसी टेबल में आता है, यानी प्राइम तो नहीं है, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये प्राइम तो नहीं है, क्योंकि अभी आपको नहीं पता चल रहा कि 31 किस टेबल में आएगा, तो इसका टेक्निक पहली जो आप इस्तेमाल करते हैं वो यही करते हैं कि 31 को 2 से डिवाइड करते, फिर 3 से करते, फिर 4 से करते और करते जाते जब तक के अंटिल 30 या लेट्स से आफ्टर सम टाइम, तब तक आपको ये पता ना चल जाता है कि क्या ये किसी नंबर से डिवाइड होता है या नहीं। लेकिन इसका जो शॉर्टकट है वो ये है कि अगर आपने ये चेक करना है कि कोई भी नंबर आपके पास प्राइम है या नहीं, तो आप क्या करें, आप उस नंबर का लें अंडर रूट, आप निकालें अंडर रूट 31। जी क्लास, क्या आंसर आता है अंडर रूट 31 का? तो अगर आप अंडर रूट 31 लेते हैं तो ये आता है आपके पास 5.56, ठीक है। इसमें ये जो 5 6 वाला पार्ट है इसको इग्नोर कर दें और क्या करें, 5 और 5 से छोटे जो प्राइम नंबर्स हैं उनको लिस्ट करें, ठीक है। 5 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन से हैं, 2 है, 3 है और 5 इंक्लूडिंग, इससे छोटा हमारे पास अब मजीद कोई प्राइम नहीं है। आप 31 को सिर्फ इनसे डिवाइड करके देखें, यानी आप चेक करें क्या 31 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या 31 3 से डिवाइड हो रहा है, और क्या 31 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर ये इन 3 नंबर से डिवाइड नहीं होता तो ये किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अगर आप चेक करें तो 31 डिवाइड बाई 3 नो, 10 पॉइंट समथिंग आंसर आता है। इसी तरह से 15 पॉइंट समथिंग आंसर आता है। इसी तरह से अगर आप 3 से करेंगे तो 10 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, इसका आंसर भी नो है। और इसी तरह से अगर आप 5 से करेंगे तब भी 6 पॉइंट समथिंग आंसर आता है, तो भी आंसर नो है। तो अगर आप ये देखें तो इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि ये किसी भी और नंबर से बिगर देन दिस और स्मॉलर देन दिस डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको ये पता चला है कि ये एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे 31 इंटू 1 ही आ जाएगा और आपके पास 124 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकलेगी, वो निकलेगी 2 स्क्वायर इंटू 31, ठीक है जी क्लास। अब आपने क्या करना है, आपने मुझे बताना है कि क्या 101 प्राइम है या नहीं, यूजिंग द टेक्निक जो मैंने अभी आपको समझाई है। जी क्लास, तो चलें मुझे जल्दी से चेक करके बताएं क्या 101 आपके पास प्राइम है या नहीं। ठीक है जी क्लास, तो अगर मैं ये चेक करूं कि क्या ये प्राइम है या नहीं, तो मैंने क्या किया जी, पहले की तरह से मैंने अंडर रूट 101 ले लिया जो कि आंसर आया 10, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने 10 से छोटे इंक्लूडिंग 10 अगर प्राइम नंबर बनता है तो वो सारे लिस्ट कर लेने हैं। तो मेरे पास है 2 3 4 सॉरी 5 7, बस ये मेरे पास इससे छोटे प्राइम्स हैं, इससे और कोई छोटा प्राइम मेरे पास मौजूद नहीं है। अब आपने क्या करना है, आपने ये चेक करना है कि क्या 101 इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकता है या नहीं। डिवाइड करके चेक करें जी, 101 2 से डिवाइड नहीं होता, क्लियरली दिख रहा है। 101 3 से डिवाइड होता है, 101 डिवाइड बाई 3 नहीं होता, 5 से भी नहीं होता और 7 से भी नहीं होता। इनमें से किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि यस, 101 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है जी क्लास। तो कितना आसान है प्राइम चेक करना। अभी तक अगर आप खुद चेक करते तो कैसे करते, 101 को पता नहीं कितनी रेंज तक नंबर से डिवाइड करके चेक कर रहे होते, लेकिन ये इसका एक शॉर्ट सा तरीका है जिससे आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या एक नंबर प्राइम है या नहीं। चलिए जी क्लास, एक और सवाल आपको देती हूँ, ये टेस्ट करें क्या ये प्राइम है या नहीं।
एंड देन बस यहाँ पर हम इसको एंड करेंगे। चले मुझे बताएं क्या 153 प्राइम है जी क्लास? मुझे बताएं क्या 153 आपके पास प्राइम है? तो अगर डिविजिबल नहीं होगा तभी वो प्राइम होगा। देखिए ना, प्राइम का लॉजिक ही यही है कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो किसी पे डिवाइड नहीं होते, तो डिवाइड नहीं होना चाहिए। चलिए जी, 103 के हवाले से मुझे बताएं, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या ये प्राइम है या नहीं और कैसे टेस्ट किया जा सकता है, ताकि आप एक बेहतर पर्सपेक्टिव में ये चीज़ देख सकें। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया है 153 का निकालें अंडर रूट। तो अंडर रूट 153 आपके पास आता है 12.36। इसको इग्नोर कर दें और 12 से छोटे सारे प्राइम नंबर्स लिस्ट कर लें। 12 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। ठीक है, बारी बारी इनसे डिवाइड करके चेक कर लें। 2 से डिवाइड करें जी 153, क्या 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता जी, 153 2 से डिवाइड नहीं होता। 76.5 आंसर आता है। 3 से देखें डिवाइड करके, 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी 153 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है और आपके पास आंसर आता है 51। दिख रहा है क्या है? नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 1 के अलावा किसी और से डिवाइड हो गया। ठीक है जी क्लास, कुछ और छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट मैंने आपको कवर करवाने हैं, वो कवर करवा लूँ और फिर मैं आपकी अटेंडेंस की तरफ चलूंगी। ये बहुत ही आसान है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर की तरफ लेके चलूँ। आज जो हमने निकालना सीखना है वो ये सीखना है कि हम एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं और हम जीसीडी कैसे निकाल सकते हैं। आपको पता है, बस निकालना सीखना है। तो हम जीसीडी और एलसीएम निकालेंगे 60,54 का। ठीक है, जीसीडी भी 60,54 का निकालेंगे और इसको एक क्विक गो में समझने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे निकाल सकते हैं। जो टेक्निक हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की, जो अभी आपको सिखाई गई है। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं, और इसके बाद जीसीडी निकालने के लिए हम एक एल्गोरिथम भी देखेंगे जिसका नाम है इक्विलिडियन एल्गोरिथम। तो मैं एक क्विक गो में ये चीज़ें करवा देती हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगी कि कुछ रीकैप दे दूँ आपको। तो अगर मैं सबसे पहले जीसीडी निकालना सीखूं कि जीसीडी कैसे निकल सकता है 60 और 54 का, तो आपने क्या करना है, 60 को भी प्राइम फैक्टर कर लेना है। ठीक है, अगर आप प्राइम फैक्टर करते हैं तो हमेशा छोटे प्राइम से शुरू करना है। तो 2 3 0, 2 1 और 5। अब मजीद नहीं होता, 3 से करें, 3 5 और 5 1। ठीक है, तो 60 के फैक्टर्स मेरे पास क्या निकले हैं? 60 के फैक्टर्स निकले हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, इसी तरह से अब आप 54 को भी कर लें। तो 54 को अगर आप करते हैं तो ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 7 14। मजीद 2 से नहीं होता, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये आपके पास 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई है, जो कि क्या है, 2 इंटू 3 क्यूब। अब हम देखते हैं कि हम जीसीडी कैसे निकालते हैं। ठीक है, जीसीडी कैसे निकलेगा जी? तो जीसीडी निकालने के लिए आपने क्या करना है, आपने इन फैक्टर्स को लिख लें। ठीक है, तो आपके पास अगर आप देखें 60 क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है 2 स्क्वायर डॉट 3 डॉट 5। ठीक है, और इसी तरह से 54 क्या आ रहा है, इसके नीचे इसके कॉमन फैक्टर्स लिख लें, 2 डॉट 3 क्यूब, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर्स में से सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर्स में से आपने मिनिमम पावर चूज करनी है। अगर आप लिखते हैं तो क्या बनेगी, तो जीसीडी जो है वो आपके पास आ जाएगा 60,54 का। कॉमन फैक्टर्स में से मिनिमम पावर चूज करनी है, मैं आपको वापस से बता रही हूँ। तो ये मिनिमम, इनमें से मिनिमम क्या आ गई 2, इनमें से मिनिमम क्या आ गई 3, और ये कॉमन है ही नहीं तो इसको हम पिक ही नहीं करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा और तरीके से देखना शुरू करें तो आप इसकी पावर 0 लगा लें, सॉरी पावर 1 लगा लें, इसकी पावर 1 लगा लें, और अगर यहाँ पे स्टिल लिखना चाहते हैं तो इसकी पावर 0 लगा लें। किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है 1। अब आपने कॉमन फैक्टर्स में से मिनिमम पावर उठानी है, तो यहाँ से अगर आप मिनिमम पावर उठाएं तो 1, यहाँ से मिनिमम पावर पिक करें तो 1, और यहाँ से मिनिमम पावर पिक करें तो 5 पावर 0। चलें जी, इन सब को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 6।
तो 6 वो नंबर है। अब जीसीडी होता क्या है, जीसीडी वो आपसे आपके पास वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। यानी 6 वो आपके पास बड़े से बड़ा नंबर है जो दोनों को नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। तो जीसीडी आप ऐसे निकाल सकते हैं, कैसे, वापस से कॉमन फैक्टर्स में से मिनिमम पावर पिक करें और उनको मल्टीप्लाई कर लें। तो ये आपके पास आपका जीसीडी है। अगर आप इसी तरह से एलसीएम फाइंड आउट करना चाहें तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, ये भी देख लेते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए आपने क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह से कॉमन फैक्टर्स लिख लिए एक दूसरे के नीचे। फिर क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स में से मैक्सिमम पावर चूज करनी है। क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स में से मैक्सिमम पावर चूज करनी है। तो अगर आप एलसीएम निकालने की तरफ जाएं 60,54 का, तो ये कॉमन फैक्टर है, इसमें से मिनिमम मैक्सिमम पावर चूज करें तो क्या आ गया, 2 स्क्वायर। ये कॉमन फैक्टर है, मैक्सिमम पावर चूज करें तो क्या आ गया, 3 क्यूब। और ये फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, इसमें से मैक्सिमम पावर चूज करें तो क्या आ गया, 5 पावर 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें, 2 स्क्वायर होता है 4, 3 क्यूब होता है आपके पास 27 और इंटू 5, तो आपके पास आपका एलसीएम निकल आएगा। तो 27 इंटू 4 इंटू 5 करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है 540। अब ये 540 नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 540 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वो बड़े से बड़ा नंबर है, सॉरी ये वो छोटे से छोटा नंबर है जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो सकता है। 540 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एलसीएम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वो एक नंबर है छोटे से छोटा जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो सकता है, यानी इन दोनों का फैक्टर है। ठीक है जी क्लास, तो ये हमारे पास था सेक्शन एलसीएम और जीसीडी निकालने का। तो अगर मैं आपको एक और एग्जांपल करवा दूं रिलेटिव, तो आप ये थोड़ा सा बेहतर तरीके से जज कर पाएंगे। अगली क्लास में मैं आपको इक्विलिडियन एल्गोरिथम कराऊंगी। तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन की एक लास्ट एग्जांपल आपको करवा रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा बेहतर तरीके से इस पॉइंट को समझ सकें। फिर जो पॉइंट मैंने स्किप किए हैं और जो भी रहते हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगी। चलिए क्लास, आप जीसीडी निकालें 15 एंड 28 का। तो ये एक एग्जांपल है, मैं आपको ना क्विक गो में करवा देती हूँ 15 और 28 का। ठीक है, इसका हम निकालने जा रहे हैं एलसीएम भी और हम इसका ही जीसीडी भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी क्लास, मैं खुद ही जल्दी जल्दी से करवा देती हूँ ताकि टाइम जो है वो मेरे पास शॉर्ट है तो मैं क्विकली कवर करवा सकूँ। 15 को प्राइम फैक्टर कर लें तो बन गया 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, इसी तरह से 28 को प्राइम फैक्टर कर लें तो ये बन जाएगा 2 1 ज़ा 2 4 2 7 एंड देन 7 1। ठीक है, दोनों के फैक्टर्स आगे 15 है आपके पास 3 इंटू 5 और 28 है आपके पास 2 स्क्वायर इंटू 7। ठीक है, अगर मैं जीसीडी निकालूं तो क्या करना है, आपने 15 के फैक्टर्स लिख लें। तो ये है 3 पावर 1 डॉट 5 पावर 1, या अगर मैं इसको ज़रा मिनिमम से शुरू करूं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा आसानी हो जाएगी मेरे लिए। तो ये है मेरे पास 2 का स्क्वायर, यहाँ पे मेरे पास 2 का कोई स्क्वायर नहीं है यानी 2 पावर 0। ठीक है, डॉट नेक्स्ट है मेरे पास 3, यहाँ पे है मेरे पास 3 पावर 1 और यहाँ पे मेरे पास 3 का कोई फैक्टर नहीं है यानी 3 पावर 0। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पर 5 पावर 1, यहाँ पे मेरे पास 5 का कोई फैक्टर नहीं है यानी 5 पावर 0। यहाँ पे मेरे पास 7 का कोई फैक्टर नहीं है यानी 7 पावर 0 और यहाँ पे मेरे पास 7 पावर 1। ठीक है, अगर आप इस तरह से लिख लेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फर्स्टली ये लिखना सीख लें। अगर आपने जीसीडी निकालना है तो क्या पिक करना है, मिनिमम पावर पिक करनी है कॉमन में से। तो यहाँ से आ जाएगी आपके पास 2 0, यहाँ से आ जाएगी आपके पास 3 0, यहाँ से आ जाएगी आपके पास 5 0 और यहाँ से आ जाएगी आपके पास 7 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है 1, यानी ये सभी 1 है और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जीसीडी आ जाएगा 1। वो फैक्टर्स जिनका जीसीडी 1 होता है वो कहलाते हैं रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम कहलाते हैं। ठीक है जी, एलसीएम भी क्विकली आपको ढूंढ के निकाल देती हूँ ताकि आप ये देख सकें कि एलसीएम कैसे निकलेगा, और बस यहाँ पर ही हम अपना लेक्चर जो है वो वाइंड अप करते हैं। तो अगर आप इसी चीज़ का एलसीएम फाइंड आउट करने की तरफ चलें, ठीक है, तो एलसीएम में आपने क्या करना है, मैक्सिमम पावर चूज करनी है। ठीक है, तो देखें जी क्या आएगा जी, 2 स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से आपके पास 3 पावर 1 आ जाएगा, यहाँ से आपके पास 5 पावर 1 आ जाएगा और यहाँ से आपके पास 7 पावर 1 आ जाएगा। सॉल्व कर लें जी, 2 स्क्वायर होता है 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, क्या आ रहा है आपके पास जी, ये आ रहा है
4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 दैट इज 420। ठीक है जी क्लास, तो ये आपके पास इन दोनों का LCM है और GCD है।